नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एड्यूफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे संसदीय कार्यवाही के समय प्रयोग होने वाली कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के विषय में। संसदीय कार्यवाही के समय कौन कौन से प्रस्ताव लाए जाते हैं उनके विषय में भी आज की क्लास में हम बात करेंगे। तो आइए सभी विद्यार्थी साथ मिलकर आज की क्लास का अध्ययन करते हैं और देखते हैं संसदीय कामकाज से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दों के विषय में। सबसे पहले बात करते हैं गणपति यानी कोरम की। कोरम क्या होता है? गणपति सदस्यों की न्यूनतम संख्या है जिनकी उपस्थिति से सदन का कार्य संपादित होता है। यह प्रत्येक सदन में पीठासीन अधिकारी समेत कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा होता है। यानी अगर मान लो संसद में 100 सदस्य हैं और अगर उसमें से 10 सदस्य उपस्थित हैं तो ही संसद की कार्रवाई चलेगी। अगर 10 से कम है सदस्य तो संसद की कार्रवाई नहीं चलेगी। यहाँ पर ये कहा गया है। इसका अर्थ होता है यदि कोई कार्य करना है तो लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य एवं राज्यसभा में कम से कम 25 सदस्य होने अनिवार्य हैं। यदि सदन के संचालन के समय कोरम पूरा नहीं होता है तो ये अध्यक्ष एवं सभापति का दायित्व है कि वह या तो सदन को स्थगित कर दें या गणपूर्ति तक कोई कार्य संपन्न ना करें। अब बात करते हैं प्रश्नकाल की कि प्रश्नकाल क्या है। सदन का पहला घंटा प्रश्नकाल के लिए होता है यानी प्रश्न करने के लिए होता है। इस दौरान सदस्य प्रश्न पूछते हैं और समानता मंत्री उत्तर देते हैं, यानी जिस विभाग का प्रश्न पूछा जाएगा उसी विभाग के मंत्री उत्तर देंगे। प्रश्न 3 तरह के होते हैं: तारांकित, अतारांकित और अल्प सूचना वाले। तारांकित प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जाता है। इसके बाद पूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरी ओर अतारांकित प्रश्नों के मामले में लिखित रिपोर्ट आवश्यक होती है, इसलिए इसके बाद पूरक प्रश्न नहीं पूछे जाते। अल्प सूचना के प्रश्न वे प्रश्न होते हैं जिन्हें कम से कम 10 दिन तक का नोटिस देकर पूछा जाता है। इनका उत्तर मौखिक भी दिया जाता है। अब बात करेंगे शून्यकाल की। प्रश्नकाल की तरह प्रक्रिया के नियमों में शून्यकाल का उल्लेख नहीं है। इस तरह यह अनौपचारिक साधन है जिसमें संसद सदन बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। दोस्तों, ये आपको जो भी पूरा दिया गया है इसको आप चाहे तो पॉइंट बना के लिख के लर्न कर सकते हैं, लेकिन लर्न जरूर कर लीजिएगा क्योंकि इससे फैक्ट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है और दूसरे दिन के नियमित कार्य के कार्यक्रम के साथ किया जाता है। दूसरे शब्दों में प्रश्नकाल और कार्यक्रम तय करने के मध्य समय को शून्यकाल कहते हैं। संसदीय प्रक्रिया में यह वर्ष 1962 से जारी होता है। यानी संसदीय प्रक्रिया में यह 1962 से प्रश्नकाल का दौर शुरू हुआ, शून्यकाल का। अब प्रस्ताव क्या होता है कि लोक महत्व के किसी मामले पर बिना पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति के बिना बहस नहीं की जा सकती। विभिन्न विषयों पर सदन अपना मत या निर्णय किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य द्वारा लाए गए प्रस्ताव को स्वीकृत या अस्वीकृत करके देता है। सदस्यों द्वारा चर्चा के लिए लिए गए प्रस्तावों की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं। कौन कौन सी वो श्रेणियां हैं? एक है आपका महत्वपूर्ण प्रस्ताव, एक है स्थानापन्न प्रस्ताव और एक है आपका पूरक प्रस्ताव। तो महत्वपूर्ण प्रस्ताव क्या होता है कि यह एक स्वतंत्र प्रस्ताव होता है जिसके तहत बहुत महत्वपूर्ण मामले जैसे कि राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना हो, इस तरह के जो प्रस्ताव होते हैं वो महत्वपूर्ण प्रस्ताव में शामिल होते हैं। स्थानापन्न प्रस्ताव क्या होता है कि यह वह प्रस्ताव होता है जो मूल प्रस्ताव का स्थान लेता है। यदि सदन इसे स्वीकार कर लेता है तो मूल प्रस्ताव स्थगित हो जाता है। वो स्थानापन्न जैसे कि इसके नाम से ही सूचित कर रहा है। अब पूरक प्रस्ताव क्या होता है कि यह ऐसा प्रस्ताव है जिसका अपना कोई स्वयं अर्थ नहीं होता। इसे सदन में तब तक पारित नहीं किया जा सकता जब तक इसके मूल प्रस्ताव का संदर्भ न हो। दोस्तों, अब बात करेंगे कटौती प्रस्ताव की।
यह प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाए तो वाद विवाद को रोककर इसे मतदान के लिए रखा जाता है। सामान्यतया 4 प्रकार के कटौती प्रस्ताव होते हैं। कौन कौन से? एक तो होता है साधारण कटौती, दूसरा होता है घटकों में कटौती, और तीसरा कंगारू कटौती, और चौथा आपका होता है गिलोटिन प्रस्ताव या गिलोटिन कटौती। तो पहला क्या है आपका साधारण कटौती। यह वह प्रस्ताव होता है जिसे किसी सदन की ओर से रखा जाता है। इस मामले पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी है, अब इस मतदान के लिए रखा जाएगा। यानी कोई भी प्रस्ताव आया, उस पर पर्याप्त चर्चा हो चुकी, तो फिर वहाँ पर एक प्रस्ताव लाया जाता है कि भाई अब इस पर चर्चा तो हो चुकी है, अब इस पे अगर ये चर्चा पे बात नहीं बन रही है तो इसमें मतदान करवा लिया जाए, तो उसे बोलते हैं साधारण कटौती। इसके बाद में घटकों में कटौती। इस मामले में किसी प्रस्ताव का चर्चा से पूर्व विधेयक या लंबे संकल्पों का एक समूह बना लिया जाता है। वाद विवाद में इस भाग पर पूर्ण रूप से चर्चा की जाती है और संपूर्ण भाग को मतदान के लिए रखा जाता है। इसके बाद में आपका है कंगारू कटौती। इस प्रकार के प्रस्ताव में केवल महत्वपूर्ण करों पर बहस और मतदान होता है और शेष करों को छोड़ दिया जाता है और उन्हें पारित मान लिया जाता है। तो जो आपकी कंगारू कटौती होती है ये टैक्स से संबंधित होती है, ये आप याद रखिएगा। अब गिलोटिन प्रस्ताव क्या होता है? जब किसी महत्वपूर्ण विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उसे मतदान से पूर्व चर्चा करने के लिए इस प्रकार का प्रस्ताव रखा जाता है। इसके बाद में आपका है विशेषाधिकार प्रस्ताव। यह किसी मंत्री द्वारा संसदीय विशेषाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित है। यह किसी सदस्य द्वारा पेश किया जाता है जब सदस्य यह महसूस करता है कि सही तथ्यों को प्रकट नहीं कर या गलत सूचना देकर किसी मंत्री को सदन या सदन के एक या अधिक सदस्यों के विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है, तो इसका उद्देश्य संबंधित मंत्री की निंदा करना होता है। ठीक है। इसके बाद में क्या है आपका ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। इस प्रस्ताव द्वारा सदन का कोई सदस्य सदन के पीठासीन अधिकारी की अग्रिम अनुमति से किसी मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के किसी मामले पर आकृष्ट कर सकता है। शून्यकाल की तरह ही इस संसदीय प्रक्रिया में यह भारतीय नवाचार है जो 1954 से अस्तित्व में आया है, ये याद रखिएगा। कब से आया है? तो 1954 से ये अस्तित्व में आया है। इसके बाद में स्थगन प्रस्ताव है। स्थगन प्रस्ताव क्या होता है? तो ये किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है। इसके लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। यह प्रस्ताव लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। सदन का कोई भी सदस्य इस प्रस्ताव को पेश कर सकता है। स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा 2.5 घंटे से कम की नहीं होनी चाहिए। ये एक इसकी शर्त है कि स्थगन प्रस्ताव पर अगर स्थगन प्रस्ताव पर अगर चर्चा हो रही है तो कम से कम को 2.5 घंटे तो चलनी ही चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है? तो संविधान के अनुच्छेद 75 में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका अभिप्राय है कि मंत्रिपरिषद तभी तक है जब तक उसे सदन में बहुमत प्राप्त है। दूसरे शब्दों में लोकसभा मंत्रिमंडल को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटा भी सकती है। प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति अनिवार्य होती है। विश्वास प्रस्ताव क्या होता है? तो खंडित जनादेश के परिणाम स्वरूप अल्पमत सरकार तथा गठबंधन सरकार आदि परिस्थितियों से निपटने के लिए एक प्रक्रियात्मक उपाय के तौर पर विश्वास प्रस्ताव का प्रावधान किया गया है। क्षीण बहुमत वाली सरकार को सदन में बहुमत सिद्ध करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित किया जाता है। जो भी सरकार एक समय होती है कभी कभी स्वयं बहुमत सिद्ध करने के लिए व्यवस्था विश्वास प्रस्ताव लाती है। यदि यह विश्वास प्रस्ताव गिर जाता है तो सरकार भी गिर जाती है, ये आप याद रखिएगा। अब आपका है धन्यवाद प्रस्ताव। प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र एवं वित्तीय वर्ष के पहले सत्र में राष्ट्रपति सदन को संबोधित करते हैं। अपने संबोधन में राष्ट्रपति पूर्ववर्ती वर्ष और आने वाली वर्ष में सरकार की नीतियों एवं योजनाओं का खाका खींचते हैं। राष्ट्रपति के इस संबोधन को ब्रिटेन के राज का भाषण से लिया गया है, ये आप याद रखिएगा। ब्रिटेन राजा का भाषण, वहां से इस संबोधन को लिया गया है। दोनों सदनों में
इस पर चर्चा होती है और इसी को धन्यवाद प्रस्ताव कहा जाता है। बहस के बाद प्रस्ताव को मत विभाजन के लिए रखा जाता है। दोस्तों, क्लास आपको कैसी लग रही है ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्लास पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। इस प्रस्ताव का सदन में पारित होना आवश्यक है, नहीं तो इसका तात्पर्य सरकार का पराजित होना है। राष्ट्रपति का यह प्रारंभिक भाषण सदस्यों को चर्चा तथा वाद विवाद के मुद्दे उठाने और त्रुटियों और कमियों हेतु सरकार और प्रशासन की आलोचना का अवसर उपलब्ध कराता है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी क्लास। आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।